नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं अशोक कुमार पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप तमाम टीवी चैनलों पे उनको देखते रहते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हुए, अपने राजनीतिक विचार रखते हुए। वो यहाँ पे आपदा सेवा विभाग के अध्यक्ष हैं। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे अशोक जी के साथ कि क्या स्थितियाँ हैं और ख़ुद उनका जो राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो आप शायद नहीं जान रहे होंगे। अशोक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और हमारे साथ आप शामिल हुए, इसका बहुत धन्यवाद। जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी राजनीतिक जो यात्रा थी कैसे शुरू हुई? देखिए, एक पीड़ा हर व्यक्ति के मन में होती है। जीवन में हर व्यक्ति के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के वो जिनसे प्रभावित होता है, वो समाज की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो प्रभावित होता है। तो मैं छात्र जीवन से कुछ चीज़ों को लेकर प्रभावित हुआ, क्योंकि मेरे मन में सदैव ये रहता था कि मैंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी नहीं थी। मेरे पिताजी राजपत्रित अधिकारी थे, IAS अफसर थे, लेकिन उनके यहाँ आने जाने वाले लोगों को मैंने देखा था और मैंने ये देखा था कि जो लोग उनके पास आते हैं, उनकी जो पीड़ाएँ थी उसका मुझे अनुभव हुआ और मुझे लगा कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। तो ये जो दरिद्रता है, ये सबसे बड़ा विपन्नता, सबसे बड़ा दुख है, उसको लेकर के मेरे मन में थी और उसी पे मैं क्रांतिकारी हुआ। मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में उतरा और वो धीरे धीरे यात्रा बड़ी होती चली गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी, देखिए, पूरे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें किसी ना किसी चीज़ को लेकर के ही किसी राजनीतिक दल की स्थापना होती है। विचारधारा को लेकर? नहीं, विचारधारा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। मैंने कहा किसी ना किसी चीज़ को लेकर के ही लक्ष्य उनका होता है। अब जैसे कुछ पार्टी राजनीतिक दल है जिनका लक्ष्य है अपने परिवार को बड़ा करना, अपने कुनबे का विस्तार करना, धन कमाना भी कुछ लोगों का लक्ष्य है। और कुछ लोगों का लक्ष्य रहा है कि हमें अपने विचारों की तीन निशान, हमें 3 विधान और 3 पहचान नहीं चाहिए। तो ऐसी तमाम विचारधाराओं को लेकर के मेरा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ और क्रांति जब भी आई है तो विचारधारा से आई है और उसी विचारधारा की वजह से ही मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, साथ हूँ और साथ रहूँगा। अभी पार्टी की क्या क्या जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं? मैं पार्टी के अनेक दायित्व पे रहा हूँ, यहाँ तक कि छोटे से लेकर के बड़े तक अनेक दायित्व पे मैंने काम किया है। मैं किसी का बालचंद मिश्रा जी का PRO के रूप में भी मैं उनके साथ में रहा हूँ, लेकिन आज मैं प्रदेश में संयोजक हूँ, आपदा राहत विभाग सेवा विभाग का प्रदेश का संयोजक हूँ। और जो CA नागरिकता संशोधन अधिनियम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसका मैं प्रदेश का प्रभारी हूँ, उत्तर प्रदेश का। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अनेक अभियानों की भी दायित्व मेरे पास हैं। अभियान अटल जी का भी अभियान चल रहा है, उसका भी मैं संयोजक हूँ प्रदेश का। तो ऐसे कार्यक्रम मेरे चल रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे देखते हैं? 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है, तमाम तरीके की चुनौतियां हैं, राजनीति के रूप में क्या देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव कभी चुनौती नहीं रहा, क्योंकि हम चुनाव के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जैसे एक सेना का जवान युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहता है, लालायित रहता है, उत्सुकता रहती है, उसके अंदर भय नहीं होता। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी युद्ध के लिए, चुनाव के लिए तैयार रहता है। हमारा प्रबंधन ऐसा है कि हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, आप उनको बराबर जनता के बीच में पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले से लौट के आए, फिर बहराइच चले गए, बहराइच से लौट के आए, फिर गए। तो जिलों में जाना, संवाद करना, संपर्क करना, हमारा जो मूल मंत्र है वो जनता में संवाद और संपर्क हमारा मूल मंत्र है, जिसको लेकर के हम जनता के बीच में बराबर बने रहते हैं, प्रवास करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। तो वो हमारा काम चल रहा है। हमारी चुनौती जो रहती है वो अपने कार्यकर्ताओं को सहजना रहता है और वो चुनौती संगठन उसको पूर्ण करता है। इसलिए चुनाव हमारे लिए कोई संकट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2027 में भी इससे भी ज़्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अच्छा, कोई इसमें संकट नहीं है। एक चीज़ बार बार कही जाती है कि जो जातीय जनगणना है उसको लेके भाजपा बैकफुट पे है। आप क्या देखते हैं कि जातीय जनगणना कोई चुनाव में असर डालेगी? बिल्कुल नहीं डालेगी। जिन राज्यों में जातीय जनगणना हुई है उनका हाल और ख़राब हुआ है। और ये विषमता पैदा करने वाले लोग जो वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देना चाहते हैं वो, और अब तो ये बात इसलिए भी बेमानी हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जाति का खेल था उसको वर्ग में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए, किसान एक वर्ग हो गया है, मजदूर एक वर्ग हो गया है, गरीब एक वर्ग हो गया है, महिला एक वर्ग हो गया है,
युवा एक वर्ग हो गया है और जवान और विज्ञान भी एक वर्ग हो गया है। अब लोग जाति में नहीं बटे हैं। किसान का वर्ग कौन कौन सी जातियां जो भी किसानी है उन सब किसानों को उनके वर्ग के हिसाब से, किसान वर्ग के हिसाब से उनको लाभ मिल रहा है, उनको उनका सम्मान निधि सबके खातों में जा रही है। तो अब वो वर्ग के रूप से तैयार हो गए हैं। तो जातियों का बंधन अब टूट रहा है, वो बंधन अब टूट गया है। इसीलिए जो जातीय राजनीति करने वाले दल हैं, जिन्होंने अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने वैभव संपदा को बढ़ाने के लिए इन कार्यों को किया, वो राजनीतिक दल अब समाप्त हो रहे हैं, सिमटते चले जा रहे हैं। अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ, विरोधियों ने तमाम तरीके के आरोप लगाए, अलग अलग दिशाओं के, पूरे देश से नेताओं ने कहा, लेकिन बावजूद उसके इतनी संख्या में दर्शालु आए। आप कैसे देखते हैं उस महाकुंभ के प्रभाव को? मैंने अपने जीवन काल में 2 घटनाओं को बहुत नज़दीक से देखा और दोनों ही घटनाएं ईश्वर से प्रदत्त थी। एक घटना कोरोना, आपने बहुत नज़दीक से कोरोना को देखा होगा, जहां लोग एकाग्र हो गए थे, एकाकी हो गए थे, अकेले हो गए थे, छूना तक मना हो गया था। वही दूसरी घटना महाकुंभ, जहां सारे बैरियर गिर गए। 66 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ के 1-2.5 किलोमीटर के स्थान पर, 2.5 किलोमीटर से थोड़ा कम ही रहा होगा, ज्यादा नहीं है, उसी स्थान पर एक साथ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि हमारी वेशभूषा, भाषा, भोजन बेशक डिफरेंट हो, लेकिन हमारी जो एकाग्रता है, हमारा जो धर्म के प्रति अपना प्रवाह है, जो हमारा धर्म सनातन है, उस पर हमारी निष्ठा अटूट है। और ये काम करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की देन है कि आज पूरे देश में, पूरे देश के विश्व के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से भी लोग आए और उन्होंने आकर के आस्था की डुबकी लगाई है। एक जो विरोधी हैं नैरेटिव दूसरा सेट करते हैं कि योगी और मोदी में बड़ा विरोध चल रहा है। कभी कहते हैं कि अब योगी जी प्रधानमंत्री की रेस में है, अब ये रक्षा मंत्री भी बन सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कोई बन सकता है। इन अफवाहों को कैसे देखते हैं? जो लोग मुख्यमंत्री जी को नहीं जानते वो कुछ भी विचारधारा रख सकते हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत नज़दीक से जानता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेशक मुख्यमंत्री हैं जनता की निगाह में, लेकिन आज भी वो योगी हैं। उनका जो क्रियाकलाप है, जो उनकी वर्किंग है, जो उनका निष्ठा है, जो उनकी आस्था है, सुबह से लेकर के शाम तक संध्या वंदन सारी क्रिया, वो सब एक योगी की भांति है। उसी प्रकार से वो ध्यान पूजन और योग करते हैं। तो उनके लिए कभी पदों का कोई आकर्षण नहीं है। ना तो वो मुख्यमंत्री के लिए लालायित हैं, उनके तमाम जगहों पर आपने देखा होगा, ना ही वो दिल्ली जाने के लिए लालायित हैं, ना ही वो किसी पद के लिए लोलुप है। और ये योगी आदित्यनाथ जी का स्वभाव है, उनको इन चीज़ों से कभी कोई लालसा नहीं है। उनकी जो कुछ भी है वो अपने मठ के प्रति और अपने जनता के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। तब भी मठ सेवा करता था लोगों की। जब कभी भुखमरी पड़ी, कुछ हुआ, तो वहाँ के लोग निकले हैं। पहले बहुत अकाल पड़ता था, पानी के बिना किसान खुदकुशी करने की स्थिति में आ जाते थे। उस समय भी वो मठ, गोरक्षनाथ पीठ, लोगों के लिए अन्न और धन का भंडार खोल देती थी। तो वो क्रिया आज भी योगी आदित्यनाथ जी की जारी है। तो उनका कोई पद का मामला नहीं है। जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है या विरोधियों का आरोप लगाने का प्रश्न है, तो आपने ये बात बहुत नज़दीक से देखी होगी कि मक्खी हमेशा गंदगी पे ही बैठती है। वहीं बगल में पुष्प होगा उस पर नहीं जाएगी, वो गंदगी पे जाके बैठ जाएगी। तो इनका स्वभाव ऐसा है। उनको योगी जी की जो कुछ ऐसी चीज़ें उसके ऊपर जाके देखते हैं, उनकी अच्छाइयों को अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि योगी से प्रेम विपक्षियों को भी हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के साथ उनके कैसे संबंध है? आप तो नज़दीक से देखते रहते हैं। कई बार ये प्रश्न उठा है और मैंने कई बार पत्रकारों को व्यक्तिगत रूप से, आज आपके चैनल पे पहली बार खुलासा कर रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिता और पुत्र का है। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को अपने साथ लेके चलता है और उसको आगे बढ़ाने की शिक्षा देता है, और जिस प्रकार से पुत्र अपने पिता का सम्मान करता है, उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत संबंध पिता और पुत्र का है। उसमें जो भी लोग आरोप लगाते हैं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगाएं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। दोनों में बहुत बहुत प्रेम है अंदर। एक सवाल अब विपक्षी दलों को लेके भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वैसे तो एक हैं, फिर लड़ते भी रहते हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 27 में एक साथ आएंगे। आपके सामने कोई चुनौती आएगी दोनों दलों के साथ होने से? देखिए, अभी तो जो चुनाव हुआ है उसमें ये दोनों लड़के पहले भी, 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी काम कर चुकी है। कांग्रेस 2 बैलों की जोड़ी के साथ भी उतर चुकी है और ये 2 लड़कों की जोड़ी के साथ उतरे हैं।
बुआ और भतीजा भी उतरे हैं। मुझे लगता है ये कभी चुनौती नहीं बनेगा, क्योंकि इस समय तो अखिलेश और कांग्रेस ये दोनों आपस में ही चुनौती बने हुए हैं। दोनों का एक मोटो है कि हम मुसलमानों का वोट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हासिल करें, और उन सब की चेष्टा उसी पर चल रही है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मुसलमानों का जी कि जब राजनीति से थोड़ा सा आपको समय मिलता है तो आप खाली समय कैसे बिताते हैं? देखिए, मुझे लिखने का भी शौक़ है, मेरी कई पुस्तकें आ चुकी हैं। हाँ, जिसमें और हमारी जो पुस्तक है, जैसे मैंने डॉक्टर लोहिया पर भी लिखा है, उसमें राष्ट्रीय दर्पण में डॉक्टर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनको भी लेकर के लिखा है। मैंने राम जन्मभूमि अयोध्या का संघर्ष भी लिखा है। मैंने जो लोकतंत्र के सेनानी भी लिखा है, उसमें हमने दूसरे दृष्टिकोण से लिखा है। अभी मैं हिजाब लिख रहा हूँ, एक पुस्तक मेरी आ रही है हिजाब, और बहुत क्रांतिकारी पुस्तक होगी। इसके पहले की भी जो मेरी पुस्तकें हैं बहुत क्रांतिकारी रही हैं। स्वयं अखिलेश यादव ने लोहिया और दीनदयाल की पुस्तकों का हजरतगंज चौराहे पर आग लगवा दी थी, आपको याद होगा, बड़ी घटना हुई थी। उन्होंने सब पुस्तकों, काफ़ी पुस्तकों को एकत्र करके जलवा दिया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विचारधारा तो हमेशा अनमोल रहती है। और डॉक्टर लोहिया एक ही चुनाव जीते हैं, एक ही चुनाव जीते, वो तब जीते जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उनको सपोर्ट किया 1954 में। तो मैंने यही कहा है कि लोहिया नदी है और दीनदयाल समुद्र है। कोई नदी तभी पूर्ण होती है जब वो समुद्र से मिलती है। तो उसको विचारधारा पे लेके लिखा था, उनको नहीं अच्छा लगा, ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि लोहिया बहुत सम्मान करते थे दीनदयाल जी का, और लोहिया संघ का ही बहुत सम्मान करते थे। जो समाज में संघ को जान जाएगा, उसके मन में संघ के प्रति कभी विरोध पैदा नहीं होगा। जो लोग संघ को नहीं जानते वही संघ का विरोध करते हैं। ना हमारे यहाँ जाति है, सिर्फ सहयोग है और राष्ट्र प्रथम की चिंतन है। अच्छा, राष्ट्र प्रथम के चिंतन के साथ ही हम संघर्ष करते हैं। एक ज्वलंत विषय है औरंगजेब का, और ये कहा जा रहा है कि आप लोग औरंगजेब, फिर वो मस्जिद के नीचे मंदिर, इन विषयों में जनता को उलझाना चाहते हैं। नहीं, हमेशा चूंकि 800 वर्षों की गुलामी के बाद हमारी सोचने की शक्ति क्षीण हो गई है, हमारे अंदर उत्साह भंग हो गया है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं किसी व्यक्ति के नाम के साथ भी आपके चैनल पे कहना चाहूँगा कि एक नाम अभी बहुत चल रहा है, मनोज मुंतसिर का। उन्होंने उसके ऊपर औरंगजेब पे कहा कि वहाँ पर एक शौचालय बना दिया जाए। उसी दिन एक टीवी चैनल पे मैं बैठा हुआ था, और जैसे वो बात आई तो मैंने उस चैनल के उस विषय को हटा करके ये लाइन मैंने बोला वहाँ कि पहली बात, जो सनातन को जानेगा, जो सनातन को समझेगा, वो कभी भी किसी के बारे में इस तरह का चिंतन कर नहीं करेगा। सनातन कभी किसी को शौचालय बनाने की बात नहीं करता। हमारी जो स्थिति है, हम बस इतना चाहते हैं कि जो राष्ट्रद्रोही है, जिसने हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे गौरवशाली इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया, उसको नष्ट किया, हमारी माताओं बहनों के साथ न जाने कितनी माता बहनों का कत्ल किया, बलात्कार किया, ऐसे दोषी व्यक्ति का, ऐसे राष्ट्रद्रोही व्यक्ति का नाम तक भी इस देश में नहीं रहना चाहिए। कब्र तो बहुत दूर की बात है, उसकी मिट्टी को हम विपक्ष में दूर जाकर के देश के बाहर फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि ये कण-कण शंकर है, ये पूजनीय भूमि है, ये देवों की भूमि है। जब भी अवतार हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ भारत में हुआ है। तो उस भारत की भूमि को वीरों का नमन होना चाहिए। जहां महाराणा प्रताप का चिंतन होना चाहिए, वहां अकबर को नमन हम कैसे कर सकते हैं? जहां वीर शिवाजी की गाथाएं होनी चाहिए, वहां शिवाजी को छोड़ करके औरंगजेब की कब्र पर कैसे सवाल चला सकते हैं? इसलिए कतई हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर कुछ हो सकता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूंगा कि वहां पे पूरी तरह पे सफाया करके उसकी कब्र को बाहर फेंका जाए, और वहां पर एक चबूतरे का निर्माण हो, जहां पर महाराज शिवाजी की जूतियां, उनके जूतों को वहां स्थापित किया जाए, उनकी चरण पादुका को स्थापित किया जाए। लोग उन चरण पादुका को नमन करके अपने बच्चों को वैसा ही पराक्रमी बनाने का, वैसा ही राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना के साथ बच्चों को आगे बढ़ाने के बारे में चिंतन कर सके। आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला भी चल रहा है, कब तक आएगा? मूल प्रश्न आपका। देखिए, नाम तो कई चल रहे हैं, और जब बड़ा विशाल परिवार होता है तो उस परिवार में तमाम बातें भी होती हैं, और ये संगठन का चुनाव चल रहा है, इसलिए नाम बता पाना तो बड़ा असंभव सी बात है। क्योंकि नाम तो तब होता है जब कोई घोषणा हो रही हो, जैसे अन्य दलों में होता है, एक आदमी है, एक पार्टी है, उसने कह दिया फलाने बनेगा। हमारे यहाँ तो चुनाव होता है, और चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ होता है। आपको आपके चैनल पे भी खुलासा कर रहा हूँ मैं कि अभी जो हमारे यहाँ मंडल के चुनाव हुए हैं, उसमें एक एक मंडल में 45 से 60-60, 70-70 नाम थे,
और जो जिलों के चुनाव हुए हैं उसमें आपके नजदीक का जिला रायबरेली जहां 170 नाम थे जिलों में जिलाध्यक्ष के लिए, और 107 नाम भी थे। कहीं कहीं पर मिनिमम जो नाम की संख्या थी वो 50-52 की थी, और जो मैक्सिमम नाम थे वो 170 नाम थे। अब आप सोचिए कि लोकतंत्र का इससे बड़ा उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा। तो उसमें से अच्छे से में अच्छा चुनना एक बड़ा कठिन विषय होता है। गंदों में अच्छा चुनना तो बड़ा आसान है, लेकिन अच्छों में अच्छा चुनना ये बड़ा कठिन विषय होता है। तो हम अच्छे से अच्छा चुन रहे हैं, और जो पार्टी की नीतियों पर खरा उतरने वाला व्यक्ति है, जो कि हमको इसका भी ध्यान रखना है कि समाज में हर वर्ग का सम्मान मिले, सबको सम्मान मिले, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 30 तारीख के पहले पहले प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में घोषित हो जाएगा। अच्छा, अशोक जी के साथ हमारी बातचीत कैसी लगी? उन्होंने देखिए हर सवाल का खुल के जवाब दिया है, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।